Hey everyone, this is Political Science Net Achievers YouTube channel. Welcome again all of you and I hope आप सब लोग ठीक हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैक्स वेबर का एनालिसिस ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, जो उसमें इन्होंने 3 तरह की अथॉरिटी के बारे में बात की है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, या तो मैच करने के लिए पूछा जाता है या फिर उनका जो टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इसको स्पेशली यहाँ पर लेकर आया हूँ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन अगर जो लोग पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम बात करते हैं मैक्स वेबर का जो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। 3 तरह की इन्होंने अथॉरिटी की बात की, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज़ अथॉरिटी एक्चुअली, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, पावर, ठीक है, कि पावर क्या है। उसके बाद इस पावर को जब एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, ठीक है, जब वैधता मिल जाती है, देखिए पावर होता है किसी चीज़ को मनवाना, ठीक है, या एक ऐसी कैपेसिटी जिसके माध्यम से हम दूसरों से वो चीज़ मनवा सकते हैं या वो चीज़ करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सा हम शक्ति या पावर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जब हम पावर को के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी रूल्स या जो भी निर्णय जो है लागू किए जाते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, उन कानूनों को मनवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें ज़रूरत होती है पावर की। लेकिन देखिए पावर से सिर्फ लोग मानने वाले नहीं हैं, इसलिए पावर के साथ जब लेजिटिमेसी जुड़ जाती है, ठीक है, जब वैधता जुड़ जाती है, ठीक है, कि अब आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या क्या हो सकता है, अगर आप उसका वायलेशन करेंगे तो आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो पावर होती है और उसके पीछे जो लेजिटिमेसी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं रूल सिर्फ ऐसे ही बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, ठीक है, लोगों के भले के लिए हो, ठीक है, इस तरीके से उस चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। और जब पावर के साथ जब लेजिटिमेसी जुड़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं, हम सत्ता कहते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की जो मैक्स वेबर ने बात की है, ठीक है। अब देखिए जो पावर और लेजिटिमेसी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं अथॉरिटी के। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट बन जाता है कि अथॉरिटी किस चीज़ को कंप्राइज करती है, ठीक है, पावर एंड लेजिटिमेसी। मींस पावर और लेजिटिमेसी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनते हैं अथॉरिटी के। अगर आपके पास पावर है और उसके पीछे आपकी वैधता है, ठीक है, लेजिटिमेसी है, तो वो अथॉरिटी बन जाती है, ठीक है। तो दिस एंड अब हम बात करेंगे मैक्स वेबर का जो एनालिसिस ऑफ अथॉरिटी है कि मैक्स वेबर ने जो है किस किस तरह की अथॉरिटी की बात की है। देखिए मैक्स वेबर जो है जर्मनी के एक सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, एक सामाजिक वैज्ञानिक हैं जर्मनी के, ठीक है। उन्होंने जो अथॉरिटी है उसको 3 तरह में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। सेकंड वन इज़ क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, जिसको हम करिश्माई सत्ता कहते हैं। थर्ड वन इज़ लीगल रैशनल अथॉरिटी, जिसको कानूनी तर्कसंगत सत्ता भी कहा जाता है, ठीक है। वन बाय वन इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, चिर प्रचलित परंपरा पर आधारित एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पुरानी परंपरागत प्रथाओं पर जो है वो आधारित होती है, ठीक है। या आप यूँ कहें कि इस ऐसे सिस्टम में जो सत्ता होती है वो ऐसे लोगों के हाथ में दी जाती है जो कहीं ना कहीं रूल कैसे करते हैं, पता है, प्रचलित जो पुराने जो ट्रेडिशन होते हैं, पुरानी जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं पर आधारित नियमों को वो उनका मेन आधार बनाकर वो जो है शासन करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में जो सत्ता दे दी जाती है, जब उसको जो है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल अथॉरिटी या परंपरागत सत्ता कहा जाता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम में ये देखिए एक टर्म है यहाँ पे जेरोन्ट्रेसी, जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, वैसे जेरोन्ट्रेसी, ठीक है, इसको हम कहते हैं वृद्ध तंत्र, बूढ़ों का शासन। आप यूँ कहें कि वृद्ध तंत्र जिसमें जो रूलर होता है, जो शासक होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उसकी उम्र के आधार पर उसको जो है अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। बड़े बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को जो है इस सिस्टम में जो अथॉरिटी दे दी जाती है रूल करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है इसका यूज़ कौन करता है मैक्सिमम, कि जो राजवंश है आपके, ठीक है, और जो वृद्ध लोग हैं, ठीक है, या उम्र दराज में बड़े लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के हाथ में जो सत्ता दे दी जाती है और इसी को जेरोन्ट्रेसी कहते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, और उसी शासन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, जो चिर प्रचलित परंपराओं पर आधारित अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये हो गई एक। तो दूसरा ये बात करते क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता, ठीक है।
ठीक है। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी मीन्स करिश्माई सत्ता। इसका मतलब क्या होता है कि नेतृत्व से जुड़े हुए असाधारण व्यक्तित्व पर आधारित लोकप्रिय अधिनायक का शासन। ठीक है, एक ऐसा नेता जो लोकप्रिय है, ठीक है, और उसका व्यक्तित्व कैसा पेश किया जाता है आगे, असाधारण, अलौकिक, ठीक है, अलौकिक शक्ति का मालिक माना जाता है। ठीक है, जो भी आपका लीडर है उसके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो भी उसके अनुयायी होते हैं, जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ऐसे सिस्टम में कि अपने लीडर, अपने नेता को जो है बढ़ा चढ़ाकर आगे पेश करते हैं। ठीक है, उसके गुणों की बढ़ा चढ़ाकर सराहना करते हैं। ठीक है, उसको अलौकिक शक्ति का कहीं ना कहीं एक अलौकिक शक्ति का मालिक उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप आज के टाइम में अगर एक क्रिज्मेटिक आप यूँ समझिए कि क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है, कि जिसको जैसे जैसे एक होता ना कि जिसके नाम को सुन के ही लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। ठीक है, जिसकी कहीं छोटी सी रैली हो तो वहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा उमड़ जाता है। तो ऐसे लोगों या ऐसे नेताओं को जो कहीं ना कहीं क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज के टाइम में आप बीजेपी की लहर चली तो वास्तव में बीजेपी की कम, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ज़्यादा चली, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या है, एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर उभरे हैं। ठीक है, तभी आप यूँ समझिए कि लोग जो है बीजेपी को या किसी अपने लोकल एमएलए को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग क्या सोच रहे हैं कि इस पार्टी का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो मोदी जी के नाम पर वो आगे वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी यहाँ पे एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो जो उनको बढ़ा चढ़ा गया जी, जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ को देखा अभी हमने। ठीक है, उनको जो है अलौकिक शक्ति का कहीं ना कहीं मालिक समझा जाता है कि जी अब वो तो खुले हम ये बोलते हैं कि जी मेरे सपने में तो श्री राम जी आते हैं, श्री कृष्ण जी आते हैं, मुझसे बातें करते हैं। ठीक है, वो ऐसे एक तो इन चीज़ों को वो लोगों के मतलब दिमागों में डाल रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस आस्पेक्ट को भी। ठीक है, और जो लोग जो उनके साथ जुड़े हैं या जो उनको फॉलो करते हैं वो भी उनको वैसा ही ट्रीट करते हैं, वैसा मानते हैं कि यस ही इज़ अ समथिंग स्पेशल पर्सन। ठीक है, जिनके ऊपर शायद भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो भगवान जो उनके सपने में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से नेता को जब पॉपुलर किया जाता है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के बेस पे, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी। और जब ऐसी पर्सनैलिटी के हाथ में जब पावर चली जाती है, ठीक है, एक वैलिड या एक लेजिटिमेसी और पावर जब साथ में चली जाती है तो उसको जो है अथॉरिटी कहा जाता है, और दैट इज़ कॉल्ड क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, राइट। कुछ और अगर हम एक लोकप्रिय जो एक नेतृत्व का अगर हम और उदाहरण देखें तो देखिए मान लीजिए हिटलर था जर्मनी का। ठीक है, हिटलर था, ठीक है, अब उसका भी कुछ वहाँ पे एक जो डिक्टेटरशिप थी वो वैसी थी, तभी लोग उसको जो है ज़्यादा सपोर्ट या कोऑपरेट करते थे। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में देखिए जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी को ले लीजिए आप, नेहरू जी को ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटीज़ ही रहे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी सत्ता में क्या होता है कि जो लीडर है आपका उसके जो है क्रिज्मा के बेस पे या उसकी करिश्माई व्यक्तित्व के ऊपर आधारित होती है ये सारी सत्ता। ठीक है, इसलिए इसको क्रिज्मेटिक अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती जैसे ट्रेडिशनल हमने इसमें देखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, कानूनी तर्क संगत सत्ता। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि व्यक्ति के पद मीन्स जो व्यक्ति का ऑफिस है उस पर आधारित जिसे जो है जिस ऑफिस को उसने कैसे अचीव किया है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। मान लीजिए कोई कंपटीशन करवाया गया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क रखा गया कि अगर आप जो है इस चीज़ से आगे आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद ही आपको पर्टिकुलर ऑफिस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो है ऐसे ऑफिस को रखा जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनका ऑफिस जो है एक निर्धारित जो है प्रक्रिया के अनुसार जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, और इसी जो आज के टाइम में हम इसको अगर कहें तो कौन सी हुई, ब्यूरोक्रेसी का शासन। इसमें क्या होता है जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है, ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि उसका जो पर्सनैलिटी कैसी क्रिज्मेटिक है या वो ट्रेडिशनली किसी चीज़ को फॉलो करता है या नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे उसकी पोजीशन को देखा जाता है। ठीक है, जब तक वह व्यक्ति अपनी कुर्सी पर है, अपने ऑफिस पर है, ठीक है, तब तक उसको राम सलाम बोला जाएगा, तब तक उसकी उस ऑफिस की पावर है। लेकिन जैसे वो उसके बाद रिटायर हो जाएगा, कुर्सी की पावर वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन उस व्यक्ति के पास वो पावर नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस कुर्सी पे आएगा, ठीक है, उसकी भी वैसे ही कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट या वैसा उसको भी सलाम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ऑफिस को, जो कि किसी पर्टिकुलर एक कंपटीशन, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कॉम्पिटिटिव फाइट करके जब उस चीज़ को अचीव किया जाता है, ठीक है, तो उसी को जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। ठीक है, तो ये है लीगल रैशनल मीन्स तार्किक, ठीक है, कानूनी और तार्किक सत्ता। ठीक
ठीक है। इसको जो है सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कहीं ना कहीं अथॉरिटी माना है मैक्स वेबर ने, ठीक है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 3 तरह की तो मैक्स वेबर अथॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें उन्होंने किस चीज़ को माना है, तो वो है आज के टाइम में जो ज़्यादा जिसको तवज्जो देते हैं वो लीगल रैशनल अथॉरिटी को देते हैं, जिसका उदाहरण है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और इसी को इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी का भी नाम दिया है कि जो नौकरशाही आज की वो कैसी है, वो लीगल और रैशनल अथॉरिटी है, ठीक है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया को पास करने के बाद जो है अपना पद हासिल करते हैं, ठीक है, जो भी नौकरशाह होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको जो उन्होंने लीगल रैशनल अथॉरिटी का नाम दिया है, ठीक है। तो ये 3 तरह की अथॉरिटी की बात यहाँ पे मैक्स वेबर ने की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है समझना, ज़्यादा टफ नहीं है ये। लेकिन आप ये समझिए कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ गए तो यहाँ से आपका नंबर पक्का है, ठीक है। ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक किसी एक, हमने रैंडमली ये टॉपिक चुन के सामने लाया था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको पता ही कि सारा पॉलिटिकल साइंस बहुत ही एक डीप सब्जेक्ट है, और इसमें जो है सिलेबस को कवर करते करते 1 2 3 महीने का काम नहीं है, बल्कि 6 महीने और 1 साल तो कहीं नहीं गया, ठीक है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी डायरेक्शन में तैयारी करें, ठीक है। स्पीड मैटर नहीं करती कि आप किस स्पीड में तैयारी करें, बट डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने स्पीड की जगह डायरेक्शन को ज़्यादा तवज्जो देनी, ठीक है। अगर आप अच्छी डायरेक्शन में अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो कम टाइम में आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, ठीक है। सो स्पीड डजेंट मैटर, ठीक है, कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप सही दिशा में, अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, राइट। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक भी कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।